Hello students, today we are going to discuss Newton's first law of motion. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। फोर्स कैसे लगता है, फोर्स क्यों लगता है और क्यों फोर्स ज़रूरी है, और ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि रिलेट करता है सारे ही चैप्टर्स को। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जैसे कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, अब 11th क्लास में उसकी एप्लीकेशन के साथ उस चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसका नाम है बच्चों गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ने फोर्स का कंसेप्ट दिया था। किसका? फोर्स का कंसेप्ट। क्यों? उसने बताया कि अगर कोई भी पर्टिकुलर बॉडी रुकी हुई है या कोई भी पर्टिकुलर बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसको रोकने के लिए या उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें फोर्स की जरूरत है। वी नीड अ फोर्स टू चेंज द वेलोसिटी। वी नीड अ फोर्स टू चेंज द वेलोसिटी। V को चेंज करना है तो आपको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। ठीक है, ये था न्यूटन पहला लॉ। तो यहां पर लिखा हुआ लॉ ऑफ इनर्शिया। सो व्हाट इज इनर्शिया? सो इनर्शिया इज व्हाट? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, या बोल सकते इनहेरेंट प्रॉपर्टी of the body to oppose the change in its state। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर बॉडी, मान के चलिए ये कोई भी पर्टिकुलर बॉडी जिसका मास m है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब क्या है? इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। अगर नेट फोर्स इसका 0 है तो इसका मतलब इस बॉडी की टेंडेंसी कैसी है बच्चों? रेस्ट पर है। ठीक है, रेस्ट पर है। अगर इस ये रेस्ट पर है देन वी नीड अ फोर्स। अगर आप फोर्स दोगे जो कि आपका एक्सटर्नल फोर्स है, तो इसकी जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। वही लिखा होगा, वी नीड अ फोर्स टू चेंज वी। ठीक है, तो अगर इसी को मैं रिलेट करूं कि अगर कोई भी पर्टिकुलर बॉडी जिसका मास m है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है? अगर इसकी वेलोसिटी को मुझे चेंज करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। यू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, तो इसकी v जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। अगर v चेंज हो जाएगा तो इट हैज अ पर्टिकुलर एक्सेलरेशन। इसके पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। कब? जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे। क्लियर हो गया? तो इस चीज को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, दोबारा से फिर बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर हो गया? अब अगर मैं इनर्शिया की बात करूं बच्चों, तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इट मींस दैट हैवी बॉडी लार्ज इनर्शिया, अगर बॉडी हैवी है तो इनर्शिया भी कैसा होगा बच्चों? लार्ज होगा। इनर्शिया ज्यादा है इसका मतलब क्या है? इसका मास ज्यादा होगा। अगर मास ज्यादा है इट मींस लेस वेलोसिटी, less velocity for a
गिवन फोर्स। क्यों? क्योंकि बॉडी हैवी है। अगर बॉडी हैवी है इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कैसी होगी बच्चों? लेस। ठीक है, नेक्स्ट इसका वाइस वर्सा है। अगर लाइट बॉडी, इसका मतलब लो इनर्शिया। इट मीन्स दैट large velocity for a given force, for a given force। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए अबाउट इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आपने कुछ एनालाइज किया होगा, कुछ फील किया होगा। अगर आपने बस में सवारी सबने की होगी, सबने जर्नी की होगी बस में। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा जब अपनी बॉडी रेस्ट पर हो, ठीक है, हम खड़े हुए हैं, ठीक है, बॉडी रेस्ट पर है, यानी बस रुकी हुई है, सडनली वो चलना स्टार्ट कर देती है, सडनली वो चलना स्टार्ट कर दे तो आपकी बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है। हाउ एंड व्हाई? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बच्चों इनर्शिया। ठीक है, आपको इनर्शिया को फील करना होगा, तब आप समझ पाएंगे कि हम लोग इस तरीके से एप्लीकेशंस को कैसे फील कर रहे हैं। ये कंडीशन जो हमारे साथ हो रही है वो हो क्यों रही है? ड्यू टू इनर्शिया। कैसे? अगर मैं बात करूं, अगर बॉडी रेस्ट पर है और बस आपकी रुकी हुई है, ठीक है, लेट अस सपोज दैट, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेस्ट। इसका मतलब अगर मैं इनर्शिया को रिलेट करूं रेस्ट से, तो क्या inertia of rest is the phenomena, is the type of inertia? Of course. So inertia, three type of inertia. The first inertia of rest, next inertia of motion, and inertia of direction। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स होते हैं किसके? इनर्शिया के। अब एग्जाम्पल को समझे। अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी रुकी हुई है, ठीक है, जैसे बस आपकी रुकी हुई है, आप ये खड़े हुए हैं, तो आपका जो कांटेक्ट है वो बस के साथ किसका है? लेग का है। ठीक है, तो मान लीजिए अपनी बॉडी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो पार्ट में हमने अपनी पर्टिकुलर बॉडी को डिवाइड कर दिया। ऐसे समझे जरा, ये बॉडी, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट। तो लोअर पार्ट डेफिनेटली बस के कांटेक्ट में होगा। अगर बस रुकी हुई है तो ये लोअर पार्ट भी कैसा है? रेस्ट पर है, ये भी रुका हुआ है। सडनली बस चलना स्टार्ट कर देती है तो ये जो पार्ट है ये भी आगे हो जाएगा। देखें, बस के चलने के साथ बच्चों ये पार्ट भी क्या हुआ? आगे की तरफ मूव हुआ। अगर ये आगे की तरफ मूव हुआ, ऊपर का जो पार्ट है वो कैसा है? फ्री। ठीक है, दैट इज फ्री टू मूव। अगर ये बस के साथ आगे की तरफ गया तो पीछे ऊपर वाला आपका जो पार्ट है वो कहां जाएगा बच्चों? पीछे की तरफ। कहां जाएगा? पीछे की तरफ। इसलिए फील होता है जब अचानक बस चलना स्टार्ट कर देती है तो बॉडी कहां की तरफ जाती है? पीछे की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, हमको एक झटका सा लगता है, हमें एक जर्क सा फील होता है कि बॉडी पीछे की तरफ जा रही है। गॉट इट? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, डस्टिंग, दीपावली का त्योहार है, ठीक है, सबके यहाँ सफाइयाँ चल रही होंगी। देखते हैं ब्लैंकेट को फ्रीली लटकाया और उसमें डस्ट पार्टिकल जमे हुए होते हैं। वो सारे के सारे कैसे हैं बच्चों? रेस्ट पर हैं। वो तो रेस्ट पे रहेंगे ना। आपने क्या लिया? स्टिक लिया और ब्लैंकेट को स्टार्ट किया स्टिक करना, और जैसे ब्लैंकेट को स्टार्ट करेंगे स्टिक करना तो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देते हैं। वाई? क्योंकि जैसे ही आपने ब्लैंकेट को स्टिक किया, ब्लैंकेट पीछे गया, जो कि पार्टिकल जो इतने भी थे वो तो उसी पोजीशन पे रहेंगे ना, और जैसे ही ब्लैंकेट पीछे गया पार्टिकल उसी पोजीशन पे, पार्टिकल नीचे जाएंगे, पार्टिकल आपके नीचे जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अगेन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब कभी देखा होगा आपने बस चल रही है, चलते चलते अचानक रुक जाए। अचानक अगर बस रुक जाती है तो हम लोगों की बॉडी आगे की तरफ जाती है। वाई? अगेन समझे इससे, अगर बॉडी चल रही है तो ये जो कांटेक्ट में आप लोअर पार्ट है वो कांटेक्ट में वो भी क्या हो रहा होगा? चल रहा होगा। ठीक है, अब चलते चलते अचानक रुक गया। ठीक है, बॉडी
चल रही है, मोशन में है बस के साथ, अब बस अचानक रुक गई तो कांटेक्ट में कौन है? लोअर पार्ट। अगर लोअर पार्ट कांटेक्ट में तो डेफिनेटली लोअर पार्ट भी बच्चों रुक जाएगा और अपर पार्ट आगे की तरफ मूव करेगा। कहां? आगे की तरफ मूव। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी। ठीक है, इनर्शिया के पास ताकत नहीं है उसके मोशन को रोक सके उसको, ठीक है, तो वो तो मूव ही करती रहेगी। दोबारा से लोअर पार्ट जो कि बस के कांटेक्ट में है, बस मूव कर रही है, पूरी बॉडी मूव कर रही है। हमने बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया, जैसे ही बस स्टॉप हुई तो जो लोअर पार्ट है वो भी रुक जाएगा, लेकिन जो अपर पार्ट है वो तो आगे जा ही रहा था ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, वो तो जाता रहेगा। ठीक है ना, तभी हम लोगों को क्या फील होता है? वो आगे की तरफ जा रही है बॉडी। ठीक है ना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इसी तरीके से डायरेक्शन, जैसे ही एक पर्टिकुलर बॉडी एक डायरेक्शन में मूव करे, मान के चलिए ऐसे टर्न लेती है तो आपकी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में टर्न लेती है। ठीक है, दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स होते हैं, बाकी सारे के सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, रिलेटेड टू द इनर्शिया, दैट इज द टाइप ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपने पता होना चाहिए। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ देता है क्या है? कंसेप्ट ऑफ फोर्स। वी नीड अ फोर्स टू चेंज द वेलोसिटी एंड इनर्शिया इज डायरेक्टली अपोज्ड टू मास। लार्ज इनर्शिया, लार्ज मास। ठीक है, इसका मतलब लेस वेलोसिटी फॉर अ गिवन फोर्स। अगर इनर्शिया आपका कम है, इसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी फॉर अ गिवन फोर्स। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आपको विद एग्जांपल पता होना चाहिए। दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, नोट करें इसको। अब बात करते हैं बच्चों मोमेंटम का। सो व्हाट इज मोमेंटम? It is the characteristic of a body is in motion. अगर कोई भी पर्टिकुलर बॉडी मोशन में है तो वो उसका क्या होगा बच्चों? मोमेंटम होगा। यानी कि इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या चाहिए कि उसको क्या होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए। सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, अगर मैं किसी भी मोमेंटम के बारे में बात करूं तो मोमेंटम इज कांस्टेंट and remains constant at its own। हर किसी बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है, इसके पास ताकत नहीं होती है जैसे कि इनर्शिया अब चेंज कर सके। ठीक है, तो ये भी मोमेंटम के पास जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो सेम एज इनर्शिया होती है। ठीक है, इनर्शिया भी अपनी कंडीशन को चेंज नहीं कर सकता, रुका हुआ है रुका रहेगा, चल रहा है चल रहा है। उसी तरीके से मोमेंटम भी हर बॉडी का कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर हम लोग मैथमेटिकल बात करें मोमेंटम को डिफाइन किया जाए तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमने इसको वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया। ठीक है, बाकी यूनिट आप निकाल सकते हैं। यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड डायमेंशन ml/t-1। ठीक है, ml/t-1। सो इट इज व्हाट? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग बॉडी। ठीक है ना, सो P इज वेक्टर इज इक्वल टू mb, क्योंकि V एंड P बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अगर किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट है,
किसी भी बॉडी का बच्चों अगर मास कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। ठीक है, अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा इसका मतलब क्या है, ग्राफ स्ट्रेट। ग्राफ स्ट्रेट क्यों? अगर मेरे पास कोई भी पर्टिकुलर बॉडी है, ठीक है, वो मूव कर रही है लेकिन उसका मास क्या है, कांस्टेंट है। मेरे पास 2-4 बॉडियां हैं, सबका मास कांस्टेंट है, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा वेलोसिटी के साथ। क्यों? जितनी उसकी वेलोसिटी होगी उतना ही उसका मोमेंटम होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, स्ट्रेट ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कैसी हो जाए बच्चों, कांस्टेंट हो जाए, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तब भी ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, स्ट्रेट। जितना उसका मास है उतना उसका मोमेंटम होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। नेक्स्ट, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट, अगर P हम लोग कांस्टेंट ले लें तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। देखो P कांस्टेंट तो M नीचे आएगा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। इसका मतलब बॉडी का अगर मास बढ़ता जाए तो वेलोसिटी घटती जाएगी, अगर मास घटता जाए तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब इसका अगर ग्राफ बनाएं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। कैसा ग्राफ बनेगा बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि P आपका कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, देखें इसको, नोट करें। हो गया बच्चों। तो इससे पहले हमने पढ़ा न्यूटन फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, एंड नाउ मोमेंटम। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए। ओके, अब हम लोग इसका कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन क्या था? अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं बच्चों तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एक पर्टिकुलर बॉडी जो कि रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या है, 0। अगर उसका नेट फोर्स 0 है, समीशन का मतलब जरूरी नहीं एक ही फोर्स हो, मोर देन फोर्सेस हो सकते हैं, वो अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब वो बॉडी या तो रेस्ट पर रहेगी या उसके पास यूनिफॉर्म मोशन होगा। दोबारा से, अगर उसका नेट फोर्स 0 है तो बॉडी या तो रेस्ट पर रहेगी या उसके पास यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को डिफाइन करूं इसके साथ तो मैं बोल सकता हूं दिस इज बैलेंस्ड फोर्स। कैसे? जैसे मान के चलिए एक पर्टिकुलर ब्लॉक जिसके पास मास m है, यहां से लगने वाला फोर्स और इस डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है वो अगर बराबर हो, ठीक है, बराबर हो, तो ये बॉडी कैसी होगी, रेस्ट पर होगी। अगर बॉडी रेस्ट पर होगी इसका मतलब समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 0, तो ये बॉडी तो बैलेंस रहेगी। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, when 2 or more than 2 forces act on a body, then the net force on the body is 0. This is the condition of static equilibrium. Got it? So this is Newton first law and this is momentum. ठीक है, दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। What is the condition of balanced force? So this is, ये किसको डिफाइन करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को। ठीक है, और अगर ये बैलेंस फोर्स है तो बॉडी कैसे होगी बच्चों, इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, थैंक यू।